अब्बा ने अचानक मेरी शादी जबरदस्ती कम उम्र लड़की से करवा दी और मुझे बाहर भेज दिया कि जब तक 16 साल की नहीं हो जाती घर में कदम नहीं रखना। मैं मान गया और पूरे 5 साल बाद घर आया तो अपनी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक अब्बा ने शोर मचा दिया कि सारा सीढ़ियों से गिर गई है। मैं डर गया और फौरन अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोले अब ये माजूर हो चुकी है, ये चल नहीं सकेगी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। रात को मैं सोने लगा तो अब्बा बोले बेटा तेरी बीवी ठीक नहीं है, इसके साथ तेरी माँ सोएगी, तू मेरे साथ सो जा। मैं मान गया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो अब्बा बिस्तर पर ना थे। जूं मैं अब्बा के पीछे बाहर आया तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं शाम किए घर वापस लौटा तो अब्बू ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुला लिया और कहने लगे कि काजिम मेरी बात सुनो। मैं घबरा गया कि अब अब्बू फिर से मेरी क्लास लेंगे। सारा दिन आवारागर्दी क्यों करते रहते हो? मैंने अब्बू की जानिब बढ़ते हुए बहाने तलाशने लगा था। मैंने अब्बू के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपने पास चारपाई पर जगह दी और बोले मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज इनका रवैया कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था, इसलिए इनके पास बैठ गया। वो बोले काजिम अब तुम जवान हो गए हो, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सर पर सहरा सज जाए, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की खुशी देख लो और ये घर पोते पोतियों के आने की रौनक ज्यादा हो जाए। मुझे अब्बू से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। मैं हंस दिया और बोला अब्बू नेकी और पूछ पूछने का तो बड़ा ही नेक अमल है। आप मेरी शादी कराना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या एतराज। अम्मी भी किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूम लिया और फिर कहने लगी ये लो बेटा लड़की की तस्वीर देख लो। तस्वीर देखकर तो गोया मुझ पर बिजली गिर पड़ी थी क्योंकि वो लड़की नहीं थी, बहुत ही छोटी सी बच्ची लग रही थी। मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की जानिब देखा तो मैं बोला अम्मी आप मजाक कर रही हैं। अम्मी ने नागवारी में मुंह फेर लिया और कहने लगी इसमें भला मजाक की क्या बात है, हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की जितनी भी कम उम्र होगी वो इतना ही अपने शौहर को खुश रखेगी और फिर छोटी उम्र की लड़कियां बहुत जल्द ससुराली माहौल में ढल जाती हैं। आजकल की तो पढ़ी लिखी लड़कियों से अल्लाह ही पना दे। गज भर लंबी जबान होती है इनकी। तुम देखना जब सारा ब्याह कर हमारे घर आ जाएगी तो यहाँ के माहौल में ऐसे रस बच जाएगी जैसे यही की पैदाइश हो। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला नहीं अम्मी, मैं किसी सूरत भी इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। इतनी कम उम्र लड़की से शादी करने की इजाजत तो हमारा कानून भी नहीं देता। अब्बू कहने लगे वो तो बस में रहता ही नहीं, तू बड़ा कानूनदान है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी लड़की के साथ शादी करना होगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो। मैं चिढ़ गया और बोला अम्मी इस लड़की के वालिदैन से की भी ऐसी क्या मजबूरी है जो अपनी बेटी को सर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बू कहने लगे बेटा ये बेचारी यतीम लड़की है, पिछले माह इसका बाप इंतकाल कर गया। बहुत ही गरीब और नादार से लोग हैं। इसकी माँ के पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए बेचारी अपने बाप के घर वापस चली गई। मगर वहाँ तो अब इसके भाइयों की हिजरतदारी है। सारा के मामूजात इस पर बुरी नजर रखते हैं। माँ बहुत परेशान है कि कल को कोई और बचा होगी, हम क्या करेंगे। इसलिए तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी सारा के साथ कर देते हैं। कल को भी तो तुम्हारी शादी करनी ही है ना, इसलिए इस फाल से अल्लाह राजी हो। मैं चुप कर गया और दिल में सोचने लगा कि जिस चीज से मेरा दिल राजी नहीं होता क्या अल्लाह राजी होगा। खैर मेरे वालिदैन ने जबरदस्ती ही मेरी शादी सारा के साथ तय कर दी थी। मैं नाना करता रह गया, मगर मैं फिर क्या करता, खुद बेरोजगार था, वालिदैन पर बोझ बनकर रह रहा था। अब वो जो कह रहे थे मुझे करना ही पड़ा। इसलिए जुम्मे के दिन बड़ी सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया। सारा रुखसत होकर हमारे घर आई थी। मैंने इसे देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि मैंने इस लड़की से शादी की है या इसे गोद लिया है। अब समझ में नहीं आता इसके साथ कैसे रहूंगा। तभी अब्बू मेरे पास आया और उन्होंने मेरे हाथ में कागजात रख दिए थे और बोला अब्बू ये क्या है। अब्बू कहने लगे ये तुम्हारा दुबई का वीजा है, तुम वहाँ जाकर खूब मेहनत करना और कुछ बनकर वापस आना। हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम अपनी बीवी के साथ वफादार रहना। देखो इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाने में हमारी नेक नियति शामिल है। सारा हमारे घर आ गई है, यहाँ पर इसे मान और प्यार मिलेगा, जबकि तुम भी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहे हो। तब तक वापस नहीं आओगे जब तक वो 16 बरस की नहीं हो जाएगी। यूँ तुम्हारा भी ज़मीन मुतमईन हो जाएगा, ऐसा ही है ना। ये मैंने इस बात में सर हिलाया। मैं बोला अब्बू आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब्बू कमरे से बाहर चले गए जबकि मैं बेइंतहा खुश था। मेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई थी। मैं पिछले 2 साल से अपने वालिदैन से कह रहा था कि मुझे दुबई भिजवा दें, मगर अब्बू सख्ती से मना कर देते। वो कहते कि जो कुछ भी करना है इस मुल्क में रहकर करना है, हमारी नजरों के सामने ही रहना है। तब मुझे बड़ी उलझन सी होती, ऐसा लगता है कि वो मेरी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। मगर आज मैंने ये
खबर सुनी तो दिल बाग बाग हो गया। मेरी कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट, अब रात के 8:30 बज चुके थे। मुझे अपनी तैयारी भी करना थी। अम्मी मेरे कमरे में 2 अफराद का खाना ले आई। कहने लगी, काजिम तुम और सारा मिलकर खाना खा लो। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं अम्मी, इस चीज की जरूरत नहीं, इसे मुझसे दूर ही रखें, मैं अकेले बैठकर ही खाना खाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी रुक गई थी। फिर कहने लगी, बेटा पूरे 5 साल के लिए हमसे दूर जा रहे हो। वो लड़की जो आज तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई है, इसे जिसे ये भी इल्म नहीं कि तुम देखने में कैसे हो, बोलते कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, वो इतना लंबा अरसा किस आस पर गुजारेगी, कोई उम्मीद कोई आस तो इसे था जाओ दे जाओ। अम्मी इतना कहकर बाहर निकल गई और फिर डरी सहमी सारा को लाकर मेरे पैरों में बिठा दिया। वो फिर अम्मी बाहर निकल गई। मैं बोला, कैसी हो सारा? इसकी पतली सी आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ। मैं बोला, कल जा रहा हूँ, पूरे 5 साल बाद वापस आऊंगा, जब तुम 16 साल की हो जाओगी। उसने मेरी जानिब देखा तो इसकी आंखों में मुझे बड़ा कर्ब सा महसूस हुआ था। वो कहने लगी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे इससे इस किस्म के अल्फाज की तवक्का नहीं थी। मैं बोला, फिर क्या हुआ, क्यों करना पड़ी ये शादी? सारा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोली, अम्मी ने मेरे कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया। वो कह रही थी कि ये शादी बहुत जरूरी है। मैं बोला, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? वो मासूमियत से बोली, मैं अपने वालिदैन के घर में रहना चाहती थी। अपने बाप के घर में बड़ा सुकून होता है, बड़ा प्यार बड़ा मान मिलता है। शौहर भी अच्छे होते हैं, वो भी बीवियों का ख्याल रखते हैं, मगर शौहर मर भी तो जाते हैं ना। शौहर की मौत के बाद औरत को फिर से अपने वालिदैन के घर वापस आना पड़ता है, मगर कोई वहाँ इस औरत को कबूल ही नहीं करता। मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखा करते थे, अम्मी पर जान निछावर करते थे, मगर फिर क्या हुआ, वो एकदम अचानक से इंतकाल कर गए और वो हमें छोड़कर चले गए। इनको चाहिए था कि वो यूं ही बेसहारा छोड़कर ना जाते, मगर फिर भी वो चले गए। मैं और अम्मी वापस नानी अम्मा के घर आ गए मगर यहाँ अब हमें कोई कबूल नहीं कर रहा था। मेरे मामू तो माथे पर आंखें रखकर बैठे हैं, जबकि मुमानिया तो हमें कच्चा चबाना चाहती हैं। इनके हालात से तंग आकर अम्मी ने मेरी शादी का फैसला किया। अब मैं खौफजदा हूँ कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मुझे फिर से मामू के घर जाना पड़ेगा। मैं एकदम से ही सारा पर तरस आ गया, दिल दुख गया था इसकी बातें सुनकर। मैं बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम जिस घर में ब्याह कर आई हो, यहाँ तुम्हें तंग करने वाला कोई नहीं। मेरे वालिदैन तो शुरू से ही तुम्हारे हक में है। तुमने देखा ना मेरी अम्मी किस तरह तुम्हारे वारे सदके जा रही थी, इसलिए तुम इन बातों को सोचकर परेशान मत हो। मैं कल दुबई चला जाऊंगा, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। जब तुम थोड़ी मैच्योर हो जाओगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर हम एक खूबसूरत से रिश्ते का आगाज कर लेंगे। सारा की आंखें चपकने लगी थी। इसने बड़ी आस से कहा था कि क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मुस्कुराती थी, फिर कहने लगी, आप दुबई जाकर मुझे भूल मत जाइएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई है जो आप पाकिस्तान में आपका मुंतजिर है, जिससे आप अच्छे दिनों का वादा करके जा रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया। फिर हमने मिलकर खाना खाया। इसके बाद अम्मी सारा को लेकर आकर ले गई थी। अम्मी कहने लगी, सारा आज मेरे साथ सोएगी, कल से इस कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया। फिर सारी रात मेरी बड़ी अजीब सी खामोशी में गुजर गई। दुबई जाने का एक दरीना सा सपना जो पूरा होने वाला था। मैंने अपनी पैकिंग की थी और फिर सारी रात सोती जागती कैफियत में रहा। सुबह 6 बजे मैं वतन अजीज से निकल गया। मेरे चंद दोस्त पिछले साल दुबई चले गए थे। अब्बू ने मेरा वीजा इनकी कंपनी में ही लगवा दिया था ताकि वहाँ से भागने की कोशिश ना करूं और मेरा दिल भी लग जाए। दुबई पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि घर तो घर ही होता है। जो मजे अपने घर में अपने बिस्तर पर है, वो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं। मुझे अम्मी और अब्बू की याद आने लगी, मगर ये अच्छा था कि मैं अपने दोस्तों में था, इसलिए मेरा दिल बहुत ही जल्द लग गया था। मैंने एक मुतवस्सित घराने में आंख खोली थी। अब्बू की आमदनी बहुत कम थी, शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंजूस भी थे। सारी जिंदगी उन्होंने पैसे की बचत की थी। जब भी किसी भी चीज की ख्वाहिश होती तो अब्बू के पास पैसे लेने जाता तो वो मुझसे कहने लगते, काजिम मुझे एक बात बताओ, तुम जिस चीज के लिए मुझसे पैसे लेने आए हो, क्या तुम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते? अगर तो इस चीज के न होने से तुम्हारी जिंदगी के आयाम नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास फजूल खर्ची के पैसे नहीं है। इस तरह मुझे अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का गला घुटना पड़ता। अब्बू ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया था, मगर मैं देने वक्त तक इनकी जान निकलती पैसे देते वक्त इनकी जान निकलती। वो ये ही कहते थे कि अगर तुम फेल हो गए तो घर से निकाल दूंगा। बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था, मैंने कभी भी सैलरी लिए बिना ही बीए कर लिया था। इसके बाद मुझे जॉब ढूंढना थी, मगर पाकिस्तान में जॉब मिल जाना कोई आसान बात तो नहीं थी ना मेरे साथी। इसी वजह से मैं दुबई चला गए थे। मगर जब मैं दुबई
जाने की बात की तो अब्बू ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं दियार गैर में बैठा अपना कमा रहा था। ये एहसास ही मुझे अंदर तक सुकून कर देता। मैं हर माह अच्छी खासी रकम घर भेजने लगा था और फ़ोन कॉल पर अब्बू से ताकीद करता कि मेरी तनख्वाह से मैं अम्मी को भी हिस्सा दे दिया करें। अब्बू मुझे यकीन दहानी भी करवाते कि मगर मुझे इल्म नहीं था कि वो मेरी बात मानते भी हैं या नहीं। मैं दुबई में रहने वाले दोस्तों से मोबाइल फ़ोन पर कई लड़कियों के साथ दोस्तियाँ कर रखी थी, मगर इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर था। मैं अक्सर सारा के जुमले गूंजते थे, उसने मुझको ज़िंदगी गुजारने की साथ इसके साथ धोखा नहीं करना था। मुझे अक्सर सारा याद आया करती थी। क्यों आया करती थी इस बात का इल्म तो मुझे भी नहीं था। मुझे पता है कि वो मुझे सारा की मोहब्बत नहीं मोहब्बत थी। मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाया करती। मुझे शायद इससे हमदर्दी थी। मेरे और इसके दरमियान तर्ज का रिश्ता कायम था। मुझे दुबई आए हुए पूरे 5 साल भर का अरसा हो चुका था, मगर इस दौरान एक बार भी मेरी बात सारा के साथ नहीं हुई थी। जब मैं नया दुबई गया था तब एक बार मैं अम्मी से कहा था मेरी बात सारा से करवा दे, मगर अम्मी ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो अभी वो बहुत कम उम्र है, इसकी पढ़ाई लिखाई के दिन है, तुम इससे बात करने लगे तो पढ़ाई से तवज्जो हट जाएगी। जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू कम अज़ कम मैट्रिक तो कर ले। एक तो अनपढ़ माँ बाप बच्चों की तरबियत ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें इसकी खैरियत से आगाह कर दिया करूँगी। क्या ये काफ़ी नहीं? मैं बोला ठीक है अम्मी, आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा ही करें। अब मेरी अम्मी तो अब्बू तो सारा पर जान छिड़कते थे, इसलिए मुझे इसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। मेरे वालिदैन तो इसका इस कदर ख्याल रखते थे कि इसकी वजह से अपनी सगी औलाद को मुल्क से बाहर भेजा हुआ था। अब दिल्ली आए हुए मुझे 5 बरस हो चुके अब दुबई आए हुए मुझे 5 बरस मुकम्मल हो चुके थे। मैंने इतना कमा लिया था कि वतन वापस जाकर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता। फिर अब तो मेरी बीवी भी 16 साल की हो चुकी थी। मैंने अब्बू से इस बात का जिक्र किया, मैं वापस आना चाहता हूँ। इन्हें किसी बात पर एतराज़ तो नहीं। वो कहने लगे हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं, तुम वापस आ जाओ। मैंने बेइंतहा खुश हो गया। मैंने वापस की टिकट कटाई, अपने मुल्क रवाना हो गया था। मैंने अपनी बीवी सारा के लिए बहुत से तोहफ़े भी ख़रीदे थे। मैं इसे खुश करना चाहता था। इसने इतने बरस मेरा इंतज़ार किया। अब मैं अपने मुल्क वापस आया तो बेइंतहा खुश था। अपने घर में कदम रखा और आंखें झलक पड़ी। अम्मी गले लगकर रोता हुआ तब सारा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने इसे देखकर दंग रह गया। चंद बरसों में वो बहुत ज़्यादा हसीन हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। अब मुझे अपनी अम्मी बहुत कमज़ोर और गमज़दा सी नज़र आई। अब्बू घर आए तो वो हशाश लग रहे थे। आते ही मेरे गले लग गए, कहने लगे मेरे दिल में ठंडक पड़ गई है। मेरी बीवी खामोशी से मुझे देख रही थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी अम्मी और अब्बू ने बोलचाल बंद थी। ना जाने क्या बात थी, वो दोनों एक दूसरे को मुखातिब करने से टकरा रहे थे। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद अम्मी से इस मुतालिक पूछूंगा और इन दोनों की सुलह कराने की कोशिश करूंगा। मैंने मुस्कुराकर सारा की जानिब देखा तो वो शर्माई में बोला, तुम भी कुछ बोलो, चुप का रोज़ा रखकर बैठी हूँ। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। फिर वो बोली, आपके लिए खाना लगा कर आती हूँ, आप मुंह हाथ धो ले। मैं अम्मी के साथ बातें करने लगा, तभी अब्बू की चीखने की आवाज़ आई। वो कहने लगे जल्दी जल्दी बाहर आओ, बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। तब मुझे सारा के अपने गिरने की आवाज़ आने लगी। मुझ पर तो बिजली गिर गई। मैं और अम्मी भागते हुए बाहर निकले तो सामने ही निढाल सी सारा पड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, वो मुसलसल तड़प रही थी। मैंने जल्दी से इसे उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। सारा रास्ता में इसे दिलासा देता रहा कि तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मगर वो दर्द से तड़प रही थी। कह रही थी कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अम्मी भी इसे हौसला दे रही थी। बिलाखिर अस्पताल गया था। अहमद को इमरजेंसी में ले जाया गया था। 2 घंटे इसे वहीं रखा गया। फिर डॉक्टर हमारे पास आए और उसने एक बहुत बुरी खबर सुना दी। वो कहने लगी कि मरीज़ा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो गई है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। खैर डॉक्टर ने कहा था कि सारा को मज़ीद 3 दिन के लिए अस्पताल रखना पड़ेगा। मैं अम्मी से बोला कि आप और अब्बू चले जाएं, मैं यहाँ रुक जाऊँगा। अम्मी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। वो कहने लगी नहीं बेटा, तुम आज ही दुबई से वापस आए हो, तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे अब्बू यहाँ रुक जाएंगे, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरा बेटा थका हुआ आया है और अब अस्पतालों के धक्के खाए। मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं। तुम्हारे अब्बू यहाँ रुक जाएंगे, इन्हें वैसे भी सारा की खिदमत करके दिली खुशी होती है। अम्मी के आखिरी जुमले में बड़ी रुकावट सी थी। मैं बोला, अम्मी सारा मेरी बीवी है और इस मुश्किल वक्त में मुझे ही इसका साथ देना होगा। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई थी और कहने लगी,
वो कहने लगी, क्या है बीवी का तुम्हारी, एक दिन भी तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सुकून दिया, ये रिश्ता तो खाली नाम का है, मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती। और हाँ, तुम भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे गले में अपाहिज बीवी का ढोल नहीं बजने दूंगी। तुम आ गए हो ना, तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी जो तुम्हें सुख दे सकेगी, जो तुम्हें औलाद दे सकेगी। मैं चुप कर गया। अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम घर जाओ, तुम्हारी बीवी का ख्याल रख लूँगा, मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रख लूँगा। तुम ही अम्मी तंजिया लहजे में बोली, देखा काजिम, मैंने तुमसे कहती थी ना, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा बाप खुद ही संभाल लेगा। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे हम मेरे घर का माहौल बदल चुका है। मेरे वालिदैन में बड़ा प्यार और मोहब्बत था, मगर इन 5 सालों में शायद सब कुछ बदल गया था। मैं अम्मी के साथ घर वापस आ गया और नहा धोकर कपड़े बदले, खाना खाया और फिर से वापस अस्पताल आ गया। मैं ज़बरदस्ती ही अब्बू को घर वापस भेजना चाहा था, मगर अब्बू ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। वो कहने लगे, तुम घर चले जाओ। मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा था। मैं बोला, अम्मी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ बदल गया। अम्मी ने सर झटक दिया और बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं बदला, मैं तो बस तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आनी थी और तुम्हारी बीवी बीमार हो गई। मैं बोला, आप फिक्र ना करें, ये सब अल्लाह के काम है, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद सारा घर वापस आ गई तो वो पहचानी ही नहीं जा रही थी कि वही लड़की है जिसे मैंने चंद रोज कवल देखा था। वो आधी भी नहीं रह गई थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया और बोला, सारा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, मैं अब बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपके साथ एक भी मोहब्बत भरा लम्हा नहीं गुजार नहीं सकी। मेरी वजह से आपको 5 साल मुल्क से बाहर रहना पड़ा। जब वापस आ गए तो मैं बिस्तर से लग गई। मैंने इसको दिलासा दिया था और बोला था कि तुम फिक्र ना करो, हमारी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सारा कहने लगी, काजिम, आप मुझे तलाक दे दें, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सारा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए इससे कुछ भी कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया। रात हुई तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम मेरे कमरे में सो जाना, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बीवी के पास लेट जाएंगी, वैसे भी वो बीमार है, रात भर उठती है, तो वहाँ तो नर्स इसकी खिदमत के लिए मामूर थी। अब्बू हिचकिचाएगी तो खुद तकलीफ में वक्त गुजारेगी, मगर तुम कुछ नहीं कह सकोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम्हारी वालिदा इसके साथ सो जाएंगे। अब्बू की बात माकूल थी, इसलिए मान गया। मैंने सोच लिया कि समझौते में सारा के लिए नर्स का इंतजाम कर दूंगा। एक ऐसी लड़की जिसने 5 बरस मेरा इंतजार किया, मेरे नाम के साथ वफा निभाई थी। अब मैं इसे मुश्किल वक्त में तना नहीं छोड़ सकता था। मैं सारा दिन थका हुआ था, इसलिए रात जल्दी आंख लग गई थी। रात का पिछला पहर जब मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ, मैंने आंख खोली तो देखा कि अब्बू मेरे सर पर खड़े इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली और यही तासुर किया कि मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहा हूँ। फिर अब्बू कमरे से बाहर निकल गए तो मैं भी जल्दी से उठ बैठा था। मेरे जहन में ख्याल आया, यही आया था कि कहीं सारा की तबीयत तो गड़बड़ नहीं। मैं भी अब्बू के पीछे ही कमरे से बाहर निकला था। वो अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे, मैं भी इनके पीछे चला गया। मैं कमरे में दाखिल होने वाला था जब अब्बू की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो कह रहे थे कि तुम मुझसे नाराज ना हो। मैं मुस्कुरा दिया था कि अब्बू ने अपनी बीवी को मनाने आए हैं। मैं दबे कदमों से वापस लौटने लगा, तब अम्मी गुस्से भरी आवाज़ में मेरी समातों से टकराई थी। वो कह रही थी, आप मेरी नज़रों से गिर गए हो कमाल, आपने मेरे बेटे की खुशियाँ इससे छीन ली। पहले ज़बरदस्ती इसकी शादी इस लड़की से करवाई, शादी के बाद इसे मुल्क से बाहर भेज दिया और जब वो वापस आया तो सारा को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि वो अपने शौहर के काबिल ना रहे। आप ऐसा क्यों किया? मेरी अम्मी रोने लगी थी। अब्बू बोले, तुम जानती हो ना, फिर सवाल क्यों कर रही हो? मैं सारा और काजिम को एक होते नहीं देख सकता। अम्मी कहने लगी, आप बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत जुल्म किया है इस बच्ची के साथ। मुझे इल्म है कि अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। फिर आपने इन दोनों मियाँ बीवी को एक साथ बैठने भी नहीं दिया कि कोई बात ना कर लें। कब तक ये सब करेंगे? एक दिन तो दोनों मियाँ बीवी बैठकर बात करेंगे, तब आपके बेटे को तो आपके करतूतों का इल्म हो जाएगा। इससे किस तरह सामना करेंगे? अब्बू कहने लगे, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। सुबह ही काजिम से कहूँगा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, फिर ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं सुन सकता था, इसलिए कमरे में आ गया। गुस्से से मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। न जाने मेरी पीठ पीछे क्या कुछ होता रहा। मैंने सोच लिया था कि अब इस रात
आज से पर्दा हटाकर ही रहूंगा। जो ही सुबह हुई और अम्मी अपने कमरे से बाहर निकली, मैं सारा के पास चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। अब्बू ने जब ये सब देखा तो बौखला कर ही रह गए। दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे थे, कहने लगे जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं सारा के पास जाकर बैठ गया और बोला, मेरे पीछे क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। सारा कहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक था, मगर जब आप वापस आए थे तो मुझे अब्बू ने खुद जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। मैं हक्का बक्का रह गया और दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकला तो अब्बू की आवाज़ आ रही थी। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि आज मैं अपने बेटे को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मैंने जो कुछ भी किया है इसकी ज़िंदगी बनाने के लिए ही किया था। मुझे किसी ने बताया था कि सारा करोड़पति बाप की बेटी है, वो अपने मामू के घर में बहुत तंग है, इसलिए मैंने ये स्कीम लड़ाई। मैंने सोचा सारा को अपनी बहू बना लूं और इस तरह इसकी सारी जायदाद काजिम के नाम मुंतकिल हो जाएगी। मगर मसला ये था कि 16 बरस पहले ही सारा अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने काजिम को मुल्क से बाहर भेज दिया। मैं शुरू से ही चाहता था कि काजिम की शादी मेरी बहन की बेटी से हो। सारा तो महज जायदाद हासिल करने का जरिया थी। जब काजिम वापस आया तो इसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि काजिम इसके हुस्न के जंगल में ना फंस सके। मैं आगे बढ़ा और बोला, अब्बू मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपके किए की सज़ा आपको ज़रूर दूंगा। कई अपनी बीवी को लेकर हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मी कहने लगी, काजिम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं इस तरह इस लालची इंसान के साथ मज़ीद रहना नहीं चाहती। मैं अपनी अम्मी और सारा को लेकर नए घर में शिफ्ट हो चुका था। मैंने सारा की खिदमत के लिए एक नर्स भी रख ली थी। सारा अब बेहतर हो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो अपने कदमों पर चलने फिरने लगी। मैंने 5 बरस कबल सारा से वादा किया था कि इसका साथ ज़रूर दूंगा। सब मैं इसे मुश्किल वक्त में तना नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द खुशियाँ हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगी।